हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। डॉक्यूमेंट के थ्रू पढ़ेंगे और इस डॉक्यूमेंट को मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे इस डॉक्यूमेंट की, जो हमारे बीएड में काम आ सकते हैं और जिसको आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 7 चैप्टर्स हैं इसमें, आप देख सकते हो जिस तरह से 7 चैप्टर्स हैं पूरे डॉक्यूमेंट में और 39 स्केड्यूल्स हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में 7 चैप्टर्स हैं, 39 स्केड्यूल्स हैं। पहले 2 पेजेस इसमें दे रखे हैं, जिस तरह से हम कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं उस तरह से दिया हुआ है कि हम डॉक्यूमेंट में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले इस एक्ट को हम RTE 2009 कहकर जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म भी टेट एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पूरे इंडिया में ये लागू किया जाएगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इसको हम लागू नहीं करेंगे। क्यों लागू नहीं करेंगे? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था। इसकी वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर में इसको हम लॉन्च नहीं कर सकते या फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट शैल कम टू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट, यानी कि ऑफिशियल गेजेट में जो भी डेट लिखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लॉन्च करेंगे। यानी कि 2009 अगस्त में ये प्रिंट हुआ था और ये अप्लाई हमने कब करा था? अप्रैल 2010 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये अप्रैल में इम्प्लीमेंट हुआ था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है या फिर ये जो पॉलिसी है, ये मदरसाज या फिर वैदिक पाठशालाज में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ उन पे ही अप्लाई किया जाएगा जो एजुकेशन देते हैं। किस फील्ड में? जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इन सब चीज़ों में जो एजुकेशन देते हैं उन पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोल रहा है RTE सबसे पहले प्रोहिबिट कर रहा है कि कैपिटेशन फी नहीं लेनी है किसी भी स्कूल को। कैपिटेशन फी का मतलब क्या है? कैपिटेशन फी का मतलब है कि कोई भी डोनेशन नहीं लेना है स्कूल को अदर देन जो फीस है। जैसे कि अगर किसी स्कूल की फीस है 3,000 रुपये और हम एडमिशन के टाइम पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि, या फिर जब छुट्टियां भी पड़ती हैं बच्चों की, तो वो कहते हैं अरे ये तो क्या नाम है, हमारी स्कूल की मेंटेनेंस फ़ी है 35,000 40,000। तो ये सब चीज़ें प्रोहिबिट करता है RTE कहता है कि इन सब चीज़ों को आपने नहीं लेना है। बट वही बात है कि डॉक्यूमेंट पे कुछ होता है, रियलिटी में कुछ और होता है। अब RTE के अकॉर्डिंग चाइल्ड कौन है? चाइल्ड किसको डिस्क्राइब करा है? किसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी? बच्चों को जो 6 से 14 इयर्स के हैं, 6 to 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको ही हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे सकते हैं और उनको एज अ चाइल्ड रेफर किया है RTE ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप कौन है RTE के अकॉर्डिंग? जो कि शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। किसी जेंडर के बेस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है अगर किसी भी रीज़न की वजह से, या तो वो डिसेबल्ड हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो इन सब को हम किस में कंसिडर करेंगे? डिसएडवांटेज ग्रुप में कंसिडर करेंगे। चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, इनको भी हम क्या करेंगे? वीकर सेक्शन कौन आ जाएगा? मीन्स अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स और गार्जियंस whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government by notification.
यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो क्या आ जाएगा, वीकर सेक्शन में आ जाएगा वो बच्चा। ठीक है, ये क्या है, पूरी डेफिनेशन दे रखी है कि आरटीई ने किस चीज़ को कैसे डिफाइन करा है। इसको आगे चल के हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है फर्स्ट क्लास से 8th क्लास की एजुकेशन को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 2 पे चलते हैं। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 2 है ये। इसमें जो एक मेन पॉइंट है वो यही है कि हर एक चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स की एज का जो है उसको हमें क्या करना है, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा जो है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो बच्चा है उसको हम क्या रेफ़र करेंगे, उसको हम रेफ़र करेंगे डिसेबल्ड की कैटेगरी में। और इनको हम क्या कर सकते हैं, मे ऑल्सो हैव द राइट टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि ये घर बैठे शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, इनकी वो वाली शिक्षा भी मान्य होगी। किनकी, जो बहुत मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले हैं या फिर जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं। उनमें कौन कौन आ जाएगा, सेरेब्रल पाल्सी वाले, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और ऑटिज्म वाले। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रेन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो कि टाइम पे एडमिट नहीं किए गए हैं स्कूल्स में, या फिर उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं की है। ठीक है, अ चाइल्ड अबव 6 years of age has not been admitted in any school or through admit or though admitted could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age। यानी कि किसी भी बच्चे को अगर हमने एडमिट नहीं करा है, 6 साल का बच्चा हो गया, उसके पेरेंट ने उसको स्कूल में एडमिट नहीं करा है, तो उसको, अब वो बच्चा कितने साल का, 8 साल का हो गया, तो उसको एज अप्रोप्रिएट क्लास में हमने डालना है। ये नहीं कि अगर 8 साल का है तो मैं उसे 5th क्लास में ही बिठाऊंगी कि अरे अभी तो इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है इसका। तो आरटीई क्या बात कर रहा है, आरटीई बात कर रहा है कि एज वाइज होमोजीनियस क्लासरूम्स हमने बनाने हैं। या फिर एक बच्चा है जो पढ़ तो रहा था लेकिन उसने क्या करा, 8th में आया, 8th में उसने आके क्लासेस छोड़ दी, उसने स्कूल छोड़ दिया। अब वो जब उस उम्र में आया जब उसको 10th क्लास में होना चाहिए था, तो मैं उसको 10th क्लास में ही एडमिट करूँगी। तो ये बोलता है आरटीई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैन a child so admitted to elementary education shall be entitled to free and compulsory till completion of elementary education even after 14 years। ठीक है, ये और क्या बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे बच्चों को 14 साल के बाद भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो कि जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था या फिर जो कि पढ़ नहीं पाए थे। और इन बच्चों को हम कैसे करेंगे, इनको हम रेमेडियल क्लासेस लेंगे, इनको क्लास के पेस से मैच करने के लिए हमारी ड्यूटी है कि हम उनको किस तरह से क्लास के साथ मैच करवा सकते हैं। तो हम उनको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, रेमेडियल क्लासेस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। राइट टू ट्रांसफ़र टू एनी स्कूल। ट्रांसफरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये वाले पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसफरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तभी भी आपको उस बच्चे को एडमिट करना ही पड़ेगा स्कूल के अंदर, नो मैटर व्हाट। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन तक का बच्चा आ रहा है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चा आ रहा है तो एडमिट उसको करना पड़ेगा क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
और सेपरेट क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश स्कूल। For carrying out the provision of this act, the appropriate government and the local authorities shall establish within such area or limits of neighborhood as may be prescribed। यानी कि स्कूल को, गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी क्या है कि नेबरहुड में स्कूल बनाना है, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि हर एक नेबरहुड में एक स्कूल होना चाहिए। कब तक? जब ये एक्ट, यानी कि 2009 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो अगले 3 साल में हर एक नेबरहुड में एक स्कूल बनाना है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ को मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, sharing of financial and other responsibilities. The central government and the state government shall have concurrent responsibilities for providing funds for carrying out provisions of the act। यानी कि दोनों सेंटर और स्टेट को मिलकर ही खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देख ही लिया था कि हमने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था, यही रीज़न था कि सेंटर और स्टेट मिलकर एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रेमवर्क डेवलप करना है, नेशनल एजुकेशन करिकुलम या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उनको डेवलप करना है एकेडमिक अथॉरिटीज़ के लिए, जो कि हमने सेक्शन 29 में मेंशन करा है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स भी उनको डेवलप करना है। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग इनोवेशंस, रिसर्च, प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी कि क्या क्या करना है उनको? रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। किस लिए? ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स इनोवेशन कर सके, रिसर्च कर सके, प्लानिंग कर सके और बिल्डिंग्स बिल्ड कर सके स्कूल्स के हक में, ठीक है। ड्यू अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी पेपर में लिखने के लिए आ जाता है, जो हमारे बीएड के या फिर डाइट के एग्जाम्स होते हैं उसमें आ जाता है। प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है लोकल अथॉरिटीज़ को भी, ठीक है। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेबरहुड स्कूल। नेबरहुड में एक स्कूल बिल्ड होना चाहिए, ये भी इंश्योर करना है। इंश्योर दैट द चाइल्ड बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन एंड द चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। इनको ये डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहे हैं और इनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और ये आराम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी इंश्योर करना है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं बच्चों के, कितने 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं आपके ज्यूरिसडिक्शन में, आपके एरिया में, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं ऐसे मैनर में जो कि आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। Ensure and monitor admission, attendance and completion of elementary education by every child residing within its jurisdiction। हमें क्या करना है? हमें मॉनिटर भी करना है। क्या मॉनिटर करना है? कि एडमिशन लिया बच्चे ने कि नहीं लिया, अटेंड कर रहा है क्लासेस की नहीं कर रहा है, कंप्लीट करा उसने एलिमेंट्री एजुकेशन या नहीं करा है। मेरे ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी लोग होंगे मैं उसको क्या करूँगी? मैं उसको मॉनिटर करूँगी और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करूँगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए, टीचिंग स्टाफ होना चाहिए और लर्निंग मटेरियल प्रॉपर देना चाहिए मुझे, तो ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी। स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है हमें टीचर्स को, गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो कि स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स में मेंशन है। इंश्योर टाइमली प्रिस्क्राइबिंग ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। टाइमली प्रिस्क्राइब करना है हमें करिकुलम को और कोर्स ऑफ स्टडी को। टीचर ट्रेनिंग देनी है। एडमिशन देना है उन स्टूडेंट्स को जो कि माइग्रेंट फैमिलीज से आते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो केरला से दिल्ली शिफ्ट हुआ है,
तो उसको मुझे एडमिशन देना है, नो मैटर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, लेकिन मुझे उसको एडमिशन देना ही देना है। ठीक है। मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, मेरे एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को मैं क्या करूँगी, मॉनिटर करूँगी। डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर हर लोकल अथॉरिटी अपने हिसाब से सेट करेगी। एकेडमिक कैलेंडर क्या हो गया कि कब मुझे छुट्टी देनी है, कब मुझे एग्ज़ाम्स लेने हैं, कब मुझे नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट करना है, जो भी है, मुझे विंटर ब्रेक कब देना है, मुझे समर ब्रेक कब देना है, ये सब चीज़ें। क्यों ऐसा क्यों करा उसने, कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक जो एरिया है इंडिया का वो अलग अलग वेदर्स का होता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं हर एरिया की, तो उसके अकॉर्डिंग लोकल अथॉरिटी उस हिसाब से एकेडमिक कैलेंडर बनाएगी। किसी एरिया में मार्च में बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि बच्चा नहीं घर से निकल सकता, तो मार्च में एग्ज़ाम नहीं रख सकती है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़। तो ये चीज़ है कि इसलिए एकेडमिक कैलेंडर हमने बनाना है। हर एक जगह का एकेडमिक कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। जो एकेडमिक कैलेंडर दिल्ली के किसी स्कूल में चल रहा है वो एकेडमिक कैलेंडर केरला का किसी स्कूल में नहीं चलेगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस। पेरेंट्स की क्या ड्यूटी आती है भाई, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू एडमिट और कॉज टू बी एडमिटेड हिज और हर वार्ड as the case may be to an elementary education in the neighborhood school। पेरेंट्स और गार्जियंस की ये ड्यूटी है कि उनको अपने बच्चे को एडमिट करना ही है स्कूल में, नो मैटर व्हाट। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े, तब भी मुझे एडमिट करना है, मुझे एडमिशन कराना है। मैं चाहती हूँ कि नहीं पढ़े, वो आके मेरे साथ काम करे, मेरे साथ वो कमाए, लेकिन मुझे तब भी उसको स्कूल में एडमिट करना ही करना है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है और गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटीज़ की भी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं appropriate government to provide for preschool education within a view to prepare children above the age of 3 years of elementary education and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. The appropriate government may make necessary arrangement for free प्री स्कूल एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ तो हमने बात कर ली कि 6 to 14 ईयर्स को हम फ्री का एजुकेशन दे रहे हैं। उससे पहले क्या, उससे पहले आरटीई ने बात कर रही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी कि ECCE, जो कि 3 से 6 ईयर्स के बच्चों को दी जाएगी। इसमें प्री स्कूल एजुकेशन दी जाएगी। प्री स्कूल एजुकेशन कहाँ दी जाती है, आंगनवाड़ी में, जो कि हम लोग जानते हैं आंगनवाड़ी को। तो प्री स्कूल एजुकेशन यहाँ दी जाएगी। कितने से कितने साल के बच्चों को, 3 से 6 ईयर्स के बच्चों को। चैप्टर 4 अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।